दोस्तों पिछले कुछ लेक्चर्स हम लोगों ने देखा कि एक कैपेसिटर के बनने का प्रिंसिपल क्या होता है। किसी कैपेसिटर में हम लोग दो पैरेलल प्लेट्स रखते क्यों हैं? क्या हमारी एक पैरेलल प्लेट ही या सिर्फ एक प्लेट ही एक कैपेसिटर की तरह काम कर सकती है, और क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम किसी दूसरी प्लेट को लेके आते हैं? बेसिकली हम लोगों ने ये जाना था कि जब हम दूसरी प्लेट को एक कैपेसिटर में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके आने की वजह से आपकी जो नेट कैपेसिटेंस होती है, या जिसको बोले किसी एक स्पेसिफाइड पोटेंशियल पर जो चार्ज कैरी करने की कैपेसिटी होती है किसी भी कंडक्टर की, वो बढ़ जाती है। और इस बेसिस पे हम लोगों के तीन तरह के कैपेसिटर हैं जो हमारे सिलेबस में कवर करने हैं। पहले तरीके का कैपेसिटर हम लोगों ने कवर कर लिया है जो था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज आवर स्फेरिकल कैपेसिटर, एंड देन एट लास्ट वी विल स्टडी व्हाट इज अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इन तीनों तरह के कैपेसिटर में जो मेजर डिफरेंस होता है वो सिर्फ शेप ऑफ कंडक्टर का होता है। बाकी आपका पूरा प्रिंसिपल सेम होता है। जहां पर आपकी एक प्लेट कैपेसिटर में चार्ज को कैरी करती है, वही दूसरी प्लेट जो होता है उसको आप अर्थिंग करके आप अपने पूरे कैपेसिटर की चार्ज कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। कैपेसिटर जो होता है और उसकी जो कैपेसिटेंस होती है ना, कैपेसिटर बेसिकली आपका कंडक्टर है। कंडक्टर को किसी भी अरेंजमेंट में, जैसे कि आपने दो पैरेलल प्लेट लगा दी है तो अब वो कंडक्टर ही है, अभी भी वो कंडक्टर है। तो उसकी जो प्रॉपर्टी है जिसको हम बोल रहे हैं कैपेसिटेंस, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, आपका कंडक्टर की ज्योमेट्री कैसी है इस पे डिपेंड करता है। तो इसी बेसिस पे, ज्योमेट्री के बेसिस पे आप लोगों ने पैरेलल प्लेट पढ़ लिया है। अब हम जानेंगे व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पर कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी इन कंपैरिजन टू आवर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो चलिए आइए जानते हैं और समझते हैं कि हाउ आर स्फेरिकल कैपेसिटर वर्क्स। हमारे कैपेसिटर का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि आप एक कंडक्टर ले लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्फीयर है। इसका सेंटर ओ पे ले लेते हैं, है ना। इसको जो इंटरनल रेडियस है हम इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इस पर हम कुछ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू दे रहे हैं। ठीक है, हमने इस पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू दे दिया है। तो सिंस ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग मटेरियल का होता है ना, जो आपका कैपेसिटर होता है उसकी जो प्लेट्स होती हैं वो एक कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती हैं। और कंडक्टिंग मटेरियल के केस में प्रॉपर्टी ये होती है कि जो चार्ज होता है वो आपके सरफेस पे चला जाता है। एज सिंपल एज दैट, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। दूसरा क्या है, हम लोगों ने बोला कि कैपेसिटर बनाने के लिए हम लोग एक पैरेलल प्लेट लगाते हैं। ठीक है, तो इसके पैरेलल कैसी प्लेट हो जाएगी, वो इस तरह की हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, इस प्लस क्यू की वजह से यहां पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इंड्यूस कैसे होता है, पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कैपेसिटेंस समझाने के स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक है, पोलराइजेशन होता है, ये जो चार्ज होता है यहाँ के जो, जैसे मान लीजिए अभी ये एस इस अलाइनमेंट में है इसका एटम, तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव को इधर लाएगा, पॉजिटिव को इधर लाएगा, और इस तरह बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव खुद को अलाइन कर लेंगे। और नेट जो है इस साइड में आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस साइड में आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस इज द बेसिक ऑफ इंडक्शन, है ना। दिस इज द बेसिक ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब आपका यहाँ पर इसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। ओके, अब इस माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, अब ये दो मैंने आपको बताई थी ना कि एक सरफेस है तो यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 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 आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग के यहाँ पे आ गए ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है, तो क्या हो जाएगा, इस वाली बॉडी में इस साइड, बाहर की साइड एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। दिस इज, इतना धीमे धीमे और एक एक स्टेप समझाने का मेरा पर्पज ये है कि कैपेसिटेंस या सॉरी कैपेसिटर की वर्किंग कैसे होगी ये हमें समझना है। ठीक है, किस तरह से माइक्रो लेवल पे चीजें काम कर रही है। अब मैंने आपको समझाया था कि हम लोग बाहर की जो प्लेट होती है उसकी अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, अर्थिंग करने का इम्पैक्ट क्या होता है, ये अपने आप में 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको अच्छे से समझाई थी। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का बेसिक्स का एक लेक्चर है, उसको आप देख लेना, तब आपको ये जवाब मिल जाएगा कि हम यहाँ पर इसकी अर्थिंग क्यों करते हैं। ठीक है, बेसिकली अर्थिंग करने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, उसके पीछे क्या प्रोसेस है, वो मैंने अपनी वीडियो में समझा रखा है। तो अब जब आप यहाँ पे अर्थिंग करोगे तो इस पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज को तो पकड़ रखा है। ठीक है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, बट ये जो पॉजिटिव चार्ज है बाहर का, है ना, इसको तो पकड़ने वाला कोई नहीं है, उल्टा ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज अर्थिंग के थ्रू धरती में चला जाएगा, एंड दिस पॉजिटिव चार्ज विल वैनिश। तो नेट
इफेक्ट क्या होगा, आपकी जो बाहर वाली स्फेरिकल प्लेट है ना, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। सो दिस इज हाउ योर स्फेरिकल कैपेसिटर विल बी मेड। तो ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर है, एज सिंपल एज दैट, कुछ नहीं है। बस मैंने अपनी प्लेट्स को स्फीयर के फॉर्म में रख दिया है बस। अब इसी वजह से क्या होगा, सिर्फ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। मैंने आपको जब भी बोला था कि किसी भी आपकी फिगर की, है ना, किसी भी बॉडी की आपको कैपेसिटेंस निकालनी है, तो कैपेसिटेंस का सिंपल फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन वी, है ना। यहाँ पर क्यू को क्यों रखा रहने दो, क्योंकि क्यू चार्ज आपने दिया है, ये आपको पता है। आपको बस यहाँ पर जो पोटेंशियल है ना, उसका एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ दिस बॉडी, बिकॉज हर अलग अलग बॉडी के लिए, अलग अलग अरेंजमेंट के लिए पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होगा ना, वो अलग अलग होगा। ठीक है, अब आप देखो यहां पर आपको मैं कह रहा हूं, आपको व्हाट वी से, मुझे मेरा टारगेट क्या है, मुझे यहां पर ये निकालना है पोटेंशियल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल का बदलना। नेगेटिव क्या होता है, जिस साइड पोटेंशियल घटता है उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है। समझ में आ रही है बात। अगर इसको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो इसके लिए मैंने एक 10 मिनट का छोटा सा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में का नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलने से हमारा क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। तो उसके लिए पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई आपकी, माइनस dv बाई डी आर। यहाँ पर माइनस सिर्फ इतना बताता है कि इट इज प्रोसीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल। जिस साइड में आपका पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है उस साइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। तो माइनस मैंने यहां से हटा दिया क्योंकि दैट इज ओनली टेलिंग अस द डायरेक्शन। सो ई इन मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू डीवी बाई डी आर। तो यहां पर डीवी क्या हो जाएगा, ई टाइम्स डी आर। मुझे यहाँ पर पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन निकालना है, बेसिक मुझे पता है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो किसी पॉइंट पे ना, ये कोई पॉइंट पी है ना। मैं यहाँ पे गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि आप सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंसिडर करो। गॉसियन सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैंने अपने एक लेक्चर में समझाई हैं, और कहने को सिंपल ये प्रॉपर्टीज हैं कि यार ये तो यार सिंपल गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज है, इसका न्यूमेरिकल में या ऐसा कोई बहुत बड़ा काम किया होगा, बट ऐसा नहीं है। सारी गॉस थ्योरम ना, आपका जो गॉस सरफेस है वो उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीजें कंसिडर करके कोई गॉस सरफेस लेते हो। तो मैंने यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस लिया है उसमें बस मैंने दो चीजों का ध्यान रखा है कि पहला, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहनी चाहिए। आपको पता है कि एक स्फीयर जो होता है ना, एक स्फीयर एक्ट्स एज ए पॉइंट चार्ज व्हेन इट कम्स टू इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर आप एक स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालोगे, that is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square, that is exactly equal to the electric field due to a charge q, due to a point charge q at distance r। ठीक है, तो इस चार्ज स्फीयर के कारण किसी पॉइंट p पे, जो कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे है मान लेते हैं ना, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यार हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगी क्योंकि मैंने इसको एक स्फीयर माना है, तो और हर एक स्फीयर का हर एक पॉइंट इससे r डिस्टेंस पे ही होगा। तो गॉसियन सरफेस की मैंने पहली प्रॉपर्टी तो फुलफिल कर दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। सेकंड थिंग इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। ध्यान से सुनना, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया और इट इज टू बी पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर के पैरेलल होना और सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होना, ये भी मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो में समझा रखा है कि इसकी क्या रेलेवेंस है, जब मैंने गॉस थ्योरम समझाई थी। अगर आपको इसमें जरा सा भी डाउट हो तो प्लीज मेक श्योर यू वॉच द गॉस थ्योरम वीडियो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको पता है ये पॉइंट चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड जाएगी, और यहाँ पर अगर मैं छोटा सा एरिया मान लूँ गॉसियन सरफेस पे, तो ये इसके परपेंडिकुलर ही होगी, क्योंकि है ना ये सर्कल है और रेडियल है, तो रेडियस जो होती है सर्कल से जब बाहर जाती है, तो अगर यहाँ पे मैं कोई टेंजेंट बनाता हूँ तो इसके परपेंडिकुलर ही होती है ना, और टेंजेंट क्या हो जाएगा, इसके सरफेस एरिया के अलॉन्ग हो जाएगा। तो मोटा मोटा जो आपका गॉसियन सरफेस है ना, उस दैट इज लाइक परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, या एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका गॉसियन सरफेस की पूरी प्रॉपर्टी को लाइक सेटिस्फाई करता है, जिसके कारण उसे गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको पता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है E टाइम्स सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड। क्यू कितना इनक्लोज हो रखा है, क्यू इस सरफेस के अंदर पूरा जो गॉसियन सरफेस जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, कितना चार्ज है, क्यू है ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस ये जो सरफेस इंटीग्रल है इसको आप क्या बोल सकते हो, इसका सरफेस एरिया बोल सकते हो ना।
ये जो मैंने आपको बताया था ना अपने गॉस थ्योरम के लेक्चर में कि दिस स्टैंड्स फॉर द कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ योर गॉसियन सरफेस, सो ई टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस व्हाट वी से चार्ज स्फीयर एक्ट एज इफ इट इज अ पॉइंट चार्ज। ये ऐसे एक्ट करता है जैसे मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज हो जो कि उस स्फीयर के सेंटर पे रखा हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे निकाल के भी दिखा दिया आपको। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू को डालूंगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 देता हूँ, तो इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में डालूंगा तो आपकी डीवी क्या आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स डी आर, ठीक है। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v का एक्सप्रेशन आपको क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लो, q बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर की पावर डी आर है, सॉरी पावर नहीं 1 अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स डी आर। अब आपको पता है कि इसको आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ आर की पावर -2, ठीक है। 1 अपॉन आर स्क्वायर था ना। अब मैं इसका इंटीग्रेशन जब करूंगा तो आपको सिंपल इंटीग्रेशन के रूल पता है, आर की पावर -2 + 1 अपॉन -1, लिमिट्स रख देंगे इसमें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा -1 अपॉन आर, ठीक है। ये जो हो जाएगी आपकी -1 अपॉन आर के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे लिमिट्स है तो यार इसकी जो अंदर वाली जो व्हाट वी से स्फीयर है, इसकी जो रेडियस हमने ए मानी है तो इसकी बाहर वाली की हम बी मान लेते हैं, ठीक है। सो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, ए से लेके बी तक, तो ए से लेके बी तक। अब यहाँ से मैं माइनस हटा देता हूँ तो मैं लिमिट्स को बदल दूंगा, तो बी से लेके ए तक। तो ये आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टाइम्स 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। देखो ये आ गया, देखो यहाँ तक तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू तो सब में आता है। यहाँ पर जो ज्योमेट्रिक जो इसका क्या कहते हैं योगदान है ना, जो स्फीयर की वजह से है, तो ये फैक्टर आपका आ रहा है 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टाइम्स बी माइनस ए अपॉन ए बी। सो v का एक्सप्रेशन आपका ये आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अगर मैं इसको क्वेश्चन 3 देता हूँ, मैं नेमिंग थोड़ी ना ऊपर नीचे हो गई, इसको मुझे 1 देना चाहिए था, इसको 2, इसको 3, तो उस पर ध्यान मत देना, अपने हिसाब से नेमिंग दे देना। बस मैं इसको बताने के लिए बोल रहा हूँ कि इसको 3 बोल देते हैं। तो मैं 3 की वैल्यू लेट से मैं इसको 4 देता हूँ, 4 की वैल्यू अगर मैं 3 में डाल देता हूँ ना, तो मैं ये कैलकुलेशन मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये तो आपको समझा दिया है ना मैंने। तो आप यहाँ पर v की वैल्यू डाल दो, सॉरी नॉट दिस वन, माय मिस्टेक, माय बैड, दिस इक्वेशन। यहाँ पर मैं v की वैल्यू डालने के लिए बोलता हूँ ना आपसे। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा q अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू बी माइनस ए अपॉन ए बी। तो q से q कट जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। या आप सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते थे, जो जो आपका v का एक्सप्रेशन आता है ना, मैं आपको बस एज अ शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। आगे कभी कंपटीशन में आपने निकाल लिया तो इसको पूरा लिख के डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से q हटा दो और इसको उल्टा कर दो, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये जल्दी करने का तरीका आपको बताया, बाकी अल्टीमेटली कहानी तो सेम है कि जो आपकी कैपेसिटेंस है ना किसी एक व्हाट वी से स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में, दैट इज कमिंग आउट टू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। अब हमारा सवाल है कि ए बी अपॉन बी माइनस ए का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो यार मैंने आपको ना एक लेक्चर में बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपका सिंपल एक स्फीयर है ना, तो इस पर जो पोटेंशियल होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है, एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। सो अगर इस पर मैं क्यू चार्ज मान लेता हूँ, इसकी रेडियस आर मान लेता हूँ, तो इसमें पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको कैपेसिटेंस निकालनी है तो क्यू को उड़ा दो और सारा उल्टा कर दो, तो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे आर क्या है, ए है, मतलब अगर मैं इसको ए मान लूँ ना, ए रेडियस का जो आपका स्फीयर था, तो इसके केस में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मैंने जब ये एक एक्स्ट्रा प्लेट यहाँ पे लेके आया ना, तो इसके आने से कैपेसिटेंस बड़ी है कि घटी, हम ये समझते हैं। तो जब हमारा सिर्फ ये वाला स्फीयर था अंदर वाला जिसकी रेडियस ए थी, तो उस केस में कैपेसिटेंस क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए
यहाँ तक तो सेम है, जो अलग फैक्टर आ रहा है वो है b अपॉन b माइनस ए। तो आप समझो 10 अपॉन 10 माइनस 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, 5 ले लूँ, तो न्यूमरेटर आपका बड़ा है, डिनोमिनेटर आपका छोटा है, तो आपकी जो वैल्यू होगी हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कैपेसिटेंस होगा ना वो हमेशा बढ़ेगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग another parallel what we say sphere in our spherical plate capacitor। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देने वाली है, लेक्चर खत्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो b माइनस ए है ना, अब आपको पता है कि ये जो b माइनस ए है इसकी वैल्यू जितनी छोटी होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा आपकी टोटल कैपेसिटेंस उतनी बड़ी होगी। और b माइनस ए की वैल्यू छोटे होने का मतलब क्या है कि b और a जितना पास पास हो, है ना, b और a की जो वैल्यू है, मतलब ये जो रेडियस है और जो ये जो रेडियस है जितना पास पास हो, जितना डिफरेंस इनमें कम हो, उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस आपकी ज्यादा आएगी, है ना। हमारे कहने का ये मतलब है कि ये जो स्फीयर है और ये जो स्फीयर है, ये जितना पास पास होंगे, कैपेसिटेंस आपके स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की उतनी ज्यादा होगी। आपने अल्टीमेटली क्या सीखा कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर इज नॉट अ वेरी स्पेशल थिंग। अगर सिंपल एक स्फीयर है तो इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, और अगर वो दो स्फीयर से मिलके बनी हुई है, जैसे जैसे कि हमारा कैपेसिटर होता भी है, देन दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको याद रहेगा ए इंटरनल रेडियस है, बी अपॉन ए माइनस बी माइनस ए, दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ बोथ द रेडियस अपॉन लाइक डिफरेंस बिटवीन बोथ द रेडियस। और डिफरेंस भी कैसा, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस। तो ये फैक्टर बस आपको याद रखना है, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस। आपको ये जो कैपेसिटेंस है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की वो अच्छे से याद रहेगी। आई होप आपको ये चीज पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। And in case you like my video, so make sure that you press that like button and subscribe to my channel. Thank you very much.